सारा प्रणाम, स्वागत है आपका इस हमारी खास पेशकश में। लद्दाख में भारत और चीन के बीच चल रहे तनाव में कुछ नरमी देखने को मिली है। दोनों देशों के बीच सोमवार को हुई जनरल स्तर की बातचीत के दौरान चीन पूर्वी लद्दाख के तनाव वाले इलाके से अपने सैनिकों को हटाने पर सहमत हो गया है। बातचीत के दौरान भारत ने साफ लहजे में चीन से अपनी सीमा में वापस लौटने को कह दिया था। बैठक में दोनों देशों के बीच तनाव कम करने पर सहमति बनी। तनाव वाले इलाकों से दोनों पक्ष सेना को हटाने को लेकर सहमत हुए हैं। पूर्वी लद्दाख में जिन जिन जगहों पर गतिरोध है वहां डिसएंगेजमेंट कैसे किया जाएगा, इसकी प्रक्रिया पर बातचीत हुई है। इन तमाम मुद्दों के बावजूद भारत बेफिक्र नहीं है। हर स्थिति से निपटने के लिए भारत पूरी तरह तैयार है। सेना प्रमुख जनरल मुकुंद नरवणे स्थिति का जायजा ले पहुंचे हैं। वहीं रूस और चीन के साथ विदेश मंत्रियों के साथ त्रिपक्षीय बातचीत में विदेश मंत्री एस जयशंकर अपनी बातें रख रहे हैं। कुल मिलाकर कहें तो फिलहाल स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में दिख रही है, लेकिन तनावपूर्ण भी है, क्योंकि चीन पर कतई भरोसा नहीं किया जा सकता। और अगले 1 घंटे तक इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर क्या रुख है भारत का, और अगर बातचीत सफल हो रही है और चीन अपने सैनिकों को पीछे ले जाने के पक्ष में दिखाई दे रहा है, तो ऐसे कौन से कारगर इफेक्ट जो हैं वो काम कर गए हैं जो चीन बैकफुट पर जा रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल A.K. बख्शी साहब, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। ब्रिगेडियर विनोद गुप्ता, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ मौजूद हैं। रविंद्र सचदेव हमारे साथ मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार, और साथ ही साथ पंकज कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं, एडिटर हैं बिहार झारखंड चैनल के, और पूरे देश की खासकर चीन के साथ जो विवाद चल रहा है उस पर शुरू से नजर रखे हुए। पंकज, स्वागत है आपका। सबसे पहले बख्शी साहब आपके पास आऊंगा। तनाव में कुछ कमी आती दिखाई दे रही है। ड्रैगन की इसमें कोई चाल तो नहीं? ऑडियो ठीक से मिल नहीं। बख्शी साहब, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? तो मैं ये जानना चाहूंगा, चीन कुछ इलाकों से पीछे हटने की बात कर रहा है। कमांडर लेवल की, मेजर लेवल की जो बातचीत चल रही है उसमें ये बातें सामने आ रही हैं कि 15 जून से पहले की जो स्थिति थी वो स्थिति दोबारा से बहाल होनी चाहिए। भारत ने 2 टूक कह दिया है, और चीन की भी समझ में आ रहा है कि इतना विवाद को बढ़ाने का कितना विश्वास किया जा सकता है चीन पर। देखिए, अगर जो आपकी बातचीत के जरिए ये निकला है तो जरूर इस पर विश्वास किया जा सकता है। हाँ, सतर्क हमें रहना पड़ेगा, और अगर जो हमें अपनी तक तैयारी है या हमारी जो मिशनिंग है, हमारी है, हमारी इंफॉर्मेशन गैदरिंग, वो सब, और ग्राउंड के ऊपर ये प्रत्यक्ष दिखेगा तो इसमें विश्वास और अविश्वास की बात नहीं है। जब बात हो रही है और इतने बड़े हादसे की बात हो रही है तो इसके ऊपर हमें यकीन करना चाहिए, और देखा जाए तो मुमकिन है। और चलिए आऊंगा आपके पास। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं। दत्ता साहब, समझना चाहेंगे आपसे, बातचीत सकारात्मक दिशा में चल रही है, कहीं कोई पेच फंसता अटकता दिखाई दे रहा है? ये बहुत बड़ी जीत है डिप्लोमेटिक लेवल पे और मिलिट्री लेवल पे, और मैं यही कहना चाहता हूं कि भारत को सतर्क रहना होगा, क्योंकि चीन इस बात का माहिर है कि वो एग्रीमेंट करने में तो बहुत तेज़ है, लेकिन यू टर्न भी उतनी ही जल्दी ले लेता है, क्योंकि एग्रीमेंट करता है और फिर उसके बाद गोल पोस्ट को चेंज कर देता है। तो हमें निहायत ही विजिलेंट और सतर्क रहना होगा, और जो डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया जिस पे हम किसी नतीजे पे पहुँचे हैं उसको फेज्ड मैनर में किया जाएगा, और हमें अपना जो विजुअल जो सतर्कता है वो, और कवर बाय फायर वगैरह, ये सारी जो टैक्टिक्स हैं जो रणनीति की, उनको अमल में लाना पड़ेगा। और सर्वेलेंस हमारी 360 डिग्री पे होनी चाहिए, वो चाहे एरियल हो, चाहे डिजिटल हो, चाहे विजुअल हो। तो क्योंकि चीन पे कोई बहुत ज़्यादा यकीन नहीं किया जा सकता, और जो गालवान घाटी में ये जो घटना हुई थी उसके बाद चीन काफ़ी हिला हुआ है, और जिस तरह के स्ट्रेटेजिक लेवल पे या डिप्लोमेटिक लेवल पे जिस तरह चीन को घेरा है, और चीन
के घुटने टेक देना ही भारत के लिए एक बहुत बड़ी विजय है और ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है उन वीरों के लिए, खासकर 16 बिहार के पलटन के जो जवान थे उनके लिए। जी, आता हूँ आपके पास दत्ता साहब। रविंद्र सचदेव फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। रविंद्र, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावारोव ने कहा है कि भारत और चीन को किसी तीसरे पक्ष की जरूरत नहीं है, दोनों देश सक्षम है अपने डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए, अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए और जो अनबन हो गई है वहां पर उसको सॉल्व करने के लिए। तो क्या माना जाए, हाथ झटक दिया भारत का या ये कह दिया कि द्विपक्षीय मामला है, किसी को पढ़ने की जरूरत नहीं है, दोनों बड़े देश हैं आपस में सुलझा लेंगे? किस तरीके से देखा जाए इसको? ये तो केवल पब्लिक कंजम्पशन के लिए उन्होंने कहा है, ताकि ग्लोबल मीडिया में जो खबर जा रही है कि रशिया ने ऑफिशियली ये कहा है। असली काम तो पीछे होते हैं और होने भी चाहिए। मैं तो ये कहूंगा इस समय, और डेफिनेटली देखिए ये ऑफिशियल नहीं होता बट ये पीछे चलता है। ऑफिशियल स्टांस तो देशों की, बट ट्रैक 2, ट्रैक 3 मल्टीपल ट्रैक्स पे डिप्लोमेसी और डिस्कशन चलती है और तभी ब्रेक थ्रूज होते हैं। मैं 2-3 चीजें कहना चाहूंगा स्टेपिंग बैक, अगर आप मुझे अलाउ करें। जी 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 जी। मेरे विचार से हमारे पास अच्छा मौका है इस समय। बाई चांस रशिया में डिफेंस मिनिस्टर को जाना ही था, देखो हमें कोई नया बहाना नहीं, बट बाई चांस जाना ही था, कंफर्म था, वहां गए। तो जब वहां मीटिंग होगी उनकी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से, डिफेंस मिनिस्टर शायद कोरोना से क्वारंटाइन है उनके, तो भारत का मैसेज क्या होगा रशिया को और रशिया के जरिए चाइना को? और जो जयशंकर आज बात करेंगे वर्चुअल है इनकी फॉरेन मिनिस्टर के साथ, राइट? मेरे विचार से हमें क्लियर कट दो चीज कहनी चाहिए अपनी फॉरेन पॉलिसी में, और हमें यह कहना चाहिए कि जो हमारे शहीद हुए, जो हमारे मार्टर हुए सोल्जर्स, उनकी तरफ से यह मैसेज है दुनिया को और चाइना को कि जियो और जीने दो। हमारे सोल्जर्स ने हमारी टेरिटरी प्रोटेक्ट करी, और जब चाइना ने हमसे हमारे को परेशान किया, हमने चाइना को बराबर जवाब दिया, राइट? तो हमारे सोल्जर्स का जो मार्टरडम है, इसकी कोर मैसेज क्या है? इसका कोर मैसेज तो यही है ना कि हम अपनी टेरिटरी पे अपनी जान दे देंगे पर अपनी टेरिटरी को डिस्टर्ब नहीं होने देंगे, राइट? तो जियो और जीने दो, जियो और जीने दो। बख्शी साहब हमारे साथ मौजूद है। बख्शी साहब, पंकज आपके पास भी आऊंगा एक्सपर्ट कमेंट देने। बख्शी साहब हमारे साथ मौजूद है। आता हूं रविंद्र आपके पास। जियो और जीने दो, हिंदी चीनी भाई भाई लगातार ये चीन भी कहता रहा है और इस बात पर मानता भी है कि ठीक है, अगर आप जियो और जीने दो की पॉलिसी पे चल रहे हैं तो हम भी तैयार हैं। भरोसा कितना किया जा सकता है? हमेशा गद्दारी, हमेशा पीठ में छुरा घोंपना, पीठ में खंजर घोंपना, ये काम किया है चाइना ने। देखिए किसी देश की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, जैसे हमारी है, हम शांति प्रिय हैं, हम नहीं चाहते हैं, हम कोई एग्रेशन नहीं करते हैं, और चाइना की ये नीति रही है, इसी तरह की आदत रही है, चाहे वो रशिया के साथ उन्होंने बदतमीजी की है पहले और बाकी कंट्रीज के साथ भी। लेकिन एक देखना चाहिए कि हमें अभी जो सिचुएशन है उसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, ना कि अभी इतिहास को उखेड़ना शुरू कर दें। जहां तक अभी की स्थिति है, बातचीत हो गई है, वो एक्शन ले रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, और ये प्रक्रिया होती है। मैंने ये पहले भी डोकलाम में भी मैं था, बहुत पहले इस पर। तो सिचुएशन जब होती है तो उसका हल ढूंढा जाता है, क्योंकि हल ढूंढना जरूरी है बातचीत के साथ। और जब वो एक दूसरे की बातचीत मान लेते हैं तो फिर उस समय लोकली वहां पे हो जाता है। लेकिन हमने जैसे बताया कि सतर्क हमें रहना, और हम अपने आप अपने भूमि पे जो भी एक्शन कर रहे हैं, रेडीनेस कर रहे हैं, और वो जारी रहेगी, उसमें कोई किसी को आपत्ति नहीं होगी, वो भी कर सकते हैं। लेकिन एक स्टेज के ऊपर हमें डिसएंगेजमेंट करना पड़ेगा, और हमें ये जानना चाहिए कि ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जो चाइना की है ये बड़ी मजबूत है, और वो ये जब ये करता है, इस तरह से दबाव डालता है, चाहे दबाव उसने डाला है अपनी सीपीसी कॉरिडोर के लिए ताकि वो डोमिनेट ना हो सके, एक्साइड चीन के ऊपर क्लेम करने के लिए, गलवान घाटी में उसके ऊपर दबाव ना आए उसके लिए। लेकिन जो ये मैसेज दे रहा है कि हम हावी हैं, वो सिद्ध नहीं कर पाया है, और उसको अच्छी डबल कैजुअलिटीज हुई है। तो इस तरह से क्या है कि वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जब वो करता है, तो हमारे यहाँ भोले भाले लोग हैं, कुछ तो भोले हैं और कुछ भाले की तरह तेज हैं, समझते सब कुछ है, और वो फिर प्रक्रिया करने लग जाते हैं। तो ये स्थिति इस समय यहाँ की बनी हुई है, जबकि वहां पे सब कुछ मेरी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि रेजिमेंट हमारी है, कि अभी सब कुछ सुचारू रूप से काम हो रहा है।
पंकज, चीन पूर्वी लद्दाख वाले अपने इलाकों से अपने सैनिकों को हटाने पर सहमत होता दिखाई दे रहा है। जनरल लेवल की मीटिंग थी, उस मीटिंग में ये पाया गया है कि जो 15 जून से पहले की स्थिति थी, चीन उस पर भी सहमत हो गया है कि अपने सैनिकों को भी वहाँ लेके जाएंगे, भारत भी थोड़ा सा पीछे हटेगा। ये इसके पीछे फैक्टर्स क्या देखते हैं आप? कौन से ऐसे कारक हैं कि चीन बताया जा रहा है कि झुकने को तैयार हो गया? देखिए, कॉर्प्स कमांडर लेवल की 11 घंटे की मीटिंग चली और ये बताया जा रहा है कि जो विवादित क्षेत्र जिसको दोनों तरफ जहाँ पे लड़ाई हुई है, उस जगह से दोनों देश के सैनिक अब हटने को तैयार हो गए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि भारत की अपने आप में ये बहुत बड़ी जीत है और इसके पीछे ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि भारत को जिस नज़रिए से चीन सालों पहले देखता था वो भारत है नहीं। पिछले 10 साल की भी हम बात करें तो 2011 का जब हम डेटा देखते हैं तो 213 बार चीनियों ने घुसपैठ किया। वही 2019 तक 600 से ज़्यादा बार उन्होंने घुसपैठ किया। भारत इतने ज़बरदस्त तरीके से रिएक्ट जो है वो पहली बार किया है। हाँ, ये बात और है कि 1962 की लड़ाई हुई, उसके बाद 1965 में भी थोड़ी बहुत लड़ाई हुई थी और 1975 में भी हुआ, लेकिन ये चौथी बार ऐसा है जो जबरदस्त टकराव हुआ है और चीन को बॉर्डर एरिया पे लेने के देने पड़ गए। ये तो एक बड़ी वजह है जो जैसे साइकोलॉजिकली चीन जीतना चाहता था, भारत पर फिर से दबाव बनाना चाहता था। मुझे दूसरा ये भी दिख रहा है कि डिप्लोमेटिक लेवल पे भी भारत की ये विजय है, क्योंकि जितने बड़े देश हैं, अगर आप देख लें कि अमेरिका का जिस तरह से भारत का साथ है, फ्रांस भारत के साथ पहले से भी है। जब 1998 में पोखरण परीक्षण हुआ था तभी फ्रांस पहला ऐसा देश था, और फिर राफेल का जिस तरह से राफेल दिया फ्रांस ने भारत को, उस तरह से आप देख लें कि चाइना का जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के साथ विवाद है, और जिस तरह से जापान और भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने मिलकर के क्वाड ग्रुप बनाया हुआ। तो जाहिर तौर पर इतने सारे फ्रंट चाइना नहीं खोलना चाहेगा, क्योंकि बहुत सारे आइलैंड हैं। इंडोनेशिया के साथ भी बवाल है, वियतनाम के भी साथ बवाल है, उसके बाद क्या कहते हैं खुद उसका ताइवान और हांगकांग एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो मुझे लगता है कि भारत जैसे देश से खुला जंग करना चीन को महंगा पड़ेगा, और शायद चाइना को समझ में आ गया कि सिर्फ थोड़ा बहुत आंख दिखाने से भारत डरने वाला नहीं है, इसलिए चाइना मेरे ख्याल से अभी डिफेंसिव दिखाई पड़ रहा है। दत्ता साहब, पूरे एशिया में मिलिट्री फ्लैश पॉइंट बना हुआ है ये इलाका, पूरी दुनिया की नज़र है और एशिया में खासकर ये मिलिट्री फ्लैश पॉइंट बना हुआ है। किस तरीके से इसको देखा जाए, और क्या लगता है कि अगर यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सुलझती हैं तो क्या चीन जो कि और फ्रंट्स पे भी घिरा हुआ है, वहाँ पर भी उसको कुछ राहत मिलेगी, या अब चीन पूरी तरीके से घिर चुका है? देखिए, चीन पूरी तरह से घिरा हुआ है और चीन करीब 14 कंट्रीज के साथ अपना जो बॉर्डर है उसको शेयर करता है, और करीब 23 कंट्रीज के साथ उसके डिस्प्यूट है। और एक तथ्य मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जितना एरिया चीन का खुद का नहीं है उतना वो क्लेम कर रहा है पूरे विश्व में, या अपने आसपास जितने उसके जो बॉर्डर्स है या जहां तक वो सोच सकता है। तो चीन पूरी तरह से घिर चुका है। देखिए, जो क्वाड अभी जो सज्जन ने उन्होंने बताया कि क्वाड का फॉर्मेशन होना, अमेरिका ने 3 USS रूजवेल्ट, निमिट्ज और डोनाल्ड, उन सबको साउथ चाइना सी में तैनात कर दिया गया है। और वो ये भी जानता है कि भारत ने जो एक्शन लिया है गालवान घाटी में, देखिए एक सैनिक के लिए सबसे फ़ख्र की बात होती है अगर वो युद्ध भूमि में वीर गति प्राप्त करता है। भारत में जितने शहीद आए, भारत की जनता ने, भारत ने उनको सर आँखों पे बिठाया। चीन में जितनी कैजुअल्टीज़ हुई उन्होंने उनको वहीं दफना दिया गया। खाली जो उनके कमांडिंग ऑफिसर थे उसकी बॉडी को उनके घर तक पहुंचाया गया, उनके फॉर्मेशन कमांडर्स को का तबादला कर दिया गया। तो चीन के लिए ये बहुत बड़ी शिकस्त है, और किसी भी इस तरह की द सो कॉल्ड सुपर पावर के लिए इस तरह ऐसे टू गेट ए ब्लडी नोज इज ए लॉस ऑफ फेस। स्ट्रेटेजिकली तौर पे भी
चीन का जो चारों तरफ से उसको जो घेर लिया गया है, चीन के पास और कोई ऑप्शन बचता नहीं है। दत्ता साहब आऊंगा आपके पास। रविंद्र सचदेव हमारे साथ मौजूद है। रविंद्र, क्या वाकई चीन के पास अब किसी तरह का कोई ऑप्शन नहीं बचता? अगर जापान की बात करें तो जापान के साथ भी दक्षिण चीन सागर में चीन उलझा हुआ है। उसकी पनडुब्बी को दौड़ा दौड़ा कर भगाया था अभी जापानी नौसेना ने, पनडुब्बी को खदेड़ा था। जापान ने भी सख्त लाइन ले ली है और बाकी जहां जहां चीन के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं दूसरी कंट्री, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है। अब चीन को समझ आ रहा है कि भारत भी वैसा जैसा बता रहा था उसका ग्लोबल टाइम्स की 75 का भारत नहीं है, 69 का भारत नहीं है, 2020 का भारत है। अब उसको समझ में आ रहा है कि भारत ने भी सीधी टक्कर लेने की ठान ली है। हाँ, डेफिनेटली वो तो उसको समझ आ रहा है, पर मैं 2-3 चीजें और कहूंगा अलग अलग एंगल से। पहली बात तो मान लिया ये हमारी ऑन द ग्राउंड डिस्कशन हो रही है बिटवीन मिलिट्री कमांडर्स। मुझे ये समझ नहीं आता, अगर ये हम दोनों देश आपस में एक दूसरे को समझते हैं तो ये पॉलिटिकल लेवल पे बात क्यों नहीं खत्म कर दी जाती? देखिए, ये तो आई मीन शी और मोदी जी, पीएम ऑफिस और वहां के बीच होना चाहिए इमीडिएट बैक ऑफ। आर्मी का पर्पस क्या होता है? आर्मी तो ओबेज द ऑर्डर्स, राइट? भारतीय आर्मी भी और चाइनीज आर्मी भी। ये थोड़ी कि पीएलए में उन्होंने अपनी अलग दुकान खोली हुई है तिब्बत बॉर्डर पर। दे आर आफ्टर ऑल अंडर द कंट्रोल ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। तो हमारा एम्फोसिस शुड इक्वली बी और इनफैक्ट मोर शुड बी टू रिजॉल्व इट एट द पॉलिटिकल लेवल। मिलिट्री तो ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग एंड एटसेट्रा एटसेट्रा वो सारी चीज चल रही है। ये तो हम आउटसोर्स थोड़ी कर सकते हैं अपनी डिस्प्यूट को लोकल मिलिट्री कमांडर्स पर। 1 सेकेंड, जहां तक बात रही जो चाइना ने करा है और जो चाइना समझ रहा है, डेफिनेटली यस, आई डोंट थिंक चाइना वांट्स वॉर। चाइना एक्चुअली ये समझता है कि इंडिया छोटा प्लेयर है, इंडिया वॉर नहीं करेगा। चाइना एरोगेंट है वॉर हमारे साथ, राइट? तो चाइना इसमें वॉर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, बिग वॉर। और इंडिया, बट स्टिल इंडिया को जो रिस्पॉन्स आया, आई थिंक उसको सरप्राइज करने वाला आया, बट स्टिल रिस्पॉन्स आया। थर्ड, यहाँ पे जो हम जापान एंड ये क्वाड की बात करते हैं, आई अंडरस्टैंड वेरी वैल्यूएबल, बट क्वाड में पंच तब तक नहीं आया जब तक जापान चलेगा। जापान खुद चाइना से कॉम्प्रोमाइज करना चाहता है। जापान अंडरस्टैंड कि जापान भी चाइना और अमेरिका के बीच में है। हमारी विशफुल थिंकिंग चलती रहती है ना, मैं भी उस विशफुल थिंकिंग का हूं कि जापान के साथ हमारी बहुत सिक्योरिटी तेजी से बढ़ेगी, बट जापान स्लो चलता है और जापान के अपने कंसर्न है। अभी हांगकांग को लेकर के जापान ने 10 दिन लगा दिए फॉर द जापानीज गवर्नमेंट की कंडेम करने में हांगकांग में जो हुआ है, जबकि अमेरिकन पॉलिसी वॉज पुशिंग जापान की आप इमीडिएटली कंडेम करो कि जो सिक्योरिटी लॉ चाइना ने इंप्लीमेंट किया। तो जापान अपना भी देखता है अलॉन्ग विद चाइना, सेम वे जैसे हम अपना रिलेशन देखते हैं चाइना से। ओके, अमेरिका हमसे कुछ पुश करता है, हम अमेरिका को ज्वाइन करते नहीं करते। तो क्वाड में भी हर प्लेयर का अपना अपना इंटरेस्ट है। तो जब तक क्वाड के सारे प्लेयर रियलिटी में नहीं आ जाएंगे तब तक चाइना के अगेंस्ट एक कंसर्टेड एफर्ट नहीं होगा। आऊंगा आपके पास रविंद्र। ग्लोबल टाइम्स का लगातार ये कहना है कि 1965 से भी बुरी हार होगी, सबक सिखाया जाएगा, अमेरिका काम नहीं आएगा, रशिया काम नहीं आएगा। दत्ता साहब, ये प्रेशर टैक्टिक्स रही चाइना की, लेकिन उनका कोई असर नहीं हुआ? बिल्कुल प्रेशर टैक्टिक्स थी। जैसा जनरल बख्शी साहब ने बताया था, चाइना बड़ा माहिर है साइकोलॉजिकल वारफेयर में, और वो ज़माने गए जब खलील मियाँ फाख्ता उड़ाया करते थे। चाइना को भी पता है कि पोस्ट कारगिल जो फोर्स रीस्ट्रक्चरिंग हुआ है या जिस तरह की फॉर्मेशंस का डिप्लॉयमेंट हुआ है, पोस्ट कारगिल आप देखिए 14 कोर का गठन हुआ जो केवल चाइना को ही देख रही है। तो एक कोर लेवल फॉर्मेशन केवल चाइना को देख रही है। 2011 में माउंटेन स्ट्राइक कोर का गठन हुआ, क्योंकि पहले अगर आप ईस्टर्न साइड में देखें कि जो हमारे डिफेंसेस में गैप्स हुआ करते थे, उसकी जो कमी पूरी करने के लिए अब 2 डिविजन्स आगे लगी हुई हैं। तो एक माउंटेन स्ट्राइक कोर ईस्ट में है और एक नॉर्थ में है। तो चाइना जानता है कि अब वो ज़माना नहीं रहा कि दे कैन गिव यू ए फ्री रन या पुश ओवर। सेकेंडली, जिस तरह का इक्विपमेंट प्रोफाइल है, जो हमारे जोग्राफिकल लोकेशंस हैं, आप देखिए दौलत बेग ओल्डी पे C-17 का उतारा जाना, और हमारे जो थॉयस हैं, न्यूमा है, और भी इस तरह के जो एयर स्ट्रिप्स हैं, उनको काफ़ी रीइंफोर्स किया गया है। हमारे जो हमारे वायुयान हैं या जो हमारे हवाई जहाज हैं, उनकी जो मारक क्षमता है वो उनसे ज़्यादा है, क्योंकि उनके एयरफील्ड्स हाई एल्टीट्यूड में हैं और उनकी जो हाइट है वो हमसे ज़्यादा है। तो उनका जो पेलोड कैपेसिटी है या फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी है वो कम है। इसी के मद्देनज़र
चीन ने कुछ अपने जो तैयारे हैं या जो हवाई जहाज है वो गिलगिट बाल्टिस्तान की तरफ भी भेजे हैं। तो हमारी जो स्थिति है, हमारा जो इक्विपमेंट प्रोफाइल है, हमारा जो डिफेंस पोस्चर है, वो चीन से लद्दाख रीजन में कहीं बेहतर है। और देखिए सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो मैन मटेरियल और मोराल की होती है। भारतीय सेना में सबसे बड़ी चीज़ जो देखी गई है वो मैन मशीन मिक्स है। आपने गालवान घाटी वाले जो वारदात थी या जो अटैक हुआ था उसमें देखा, चीनियों की गर्दन मरोड़ दी गई, उनकी रीढ़ की हड्डियां तोड़ दी गई, अपने से ज्यादा दुगनी कैजुअलिटीज की गई और उनके यहाँ हाहाकार मच गया। इससे बड़ी शिकस्त चीन मोराल अब हमेशा इंडियन आर्मी का रहता है। रक्षा विशेषज्ञ बख्शी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रहे हैं। बख्शी साहब, यहाँ पर अगर स्ट्रेटेजी की बात करें, सरकारें बातचीत कर रही हैं, विदेश मंत्री अपने स्तर पर बातचीत कर रहे हैं और आर्मी भी अपने स्तर पर बातचीत कर रही है। हमारी आगे की रणनीति क्या रहनी चाहिए, खासकर हमारी आर्म्ड फोर्सेस की, जो कि वहां पर आमने सामने खड़े हैं एक दूसरे के? देखिए, दत्ता साहब ने भी बताया अभी आपको, इंडिया को 62-65 मतलब सोचना भी बेवकूफ़ी है और ये बहुत बचकाना हरकतें हैं अगर जो हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि देखिए 65 के बाद माउंटेन डिविजन रेज हो चुके हैं, स्ट्राइक कोर रेज हो चुका है, हम न्यूक्लियर हो चुके हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है और मतलब तमाम एयरक्राफ्ट की एक्विजिशन हो चुकी है, माउंटेन ओरिएंटेड इक्विपमेंट और वो क्या कहते हैं वेपन्स आ चुके हैं। तो एक तो वो रहा। जहां तक आप रणनीति की बात कर रहे हैं तो इसमें ज्यादा कुछ सोचने की बात नहीं है। ये था कि थोड़ा डोकलाम से या चूमर से या सोमदरंग से जरा ज्यादा इंसिडेंट था। अब जहां तक रणनीति की बात है तो अभी स्थानीय लेवल के ऊपर एक्शन हो गया है। हम वापस स्टेटस क्यू पे जा रहे हैं और एक बुली के लिए जो 4 कदम लेके या 2 कदम पीछे वाली बात होती है, उसको 4 की जगह 4 कदम पीछे जाना पड़ा। तो ये एक बहुत बड़ी शिकस्त है उसकी, एक किसी पावर की। तो वहां पर हमें संतुष्ट होना चाहिए कि वो वापस जाए और हमें आई एम श्योर ये बातों में जो अभी हुई है इसमें ये आया होगा कि हम अपने एरिया में डेवलपमेंट करेंगे, उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए और हमारा डेवलपमेंट जारी होना चाहिए जी। उसके साथ साथ हमारे अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जो मैप है लद्दाख का फिर से हम रीअसर्ट करेंगे अक्साई चीन के बारे में, तो फिर से वही स्थिति जारी हो जाएगी जो पहले थी। तो इतना ही इस सिचुएशन का हल करना बहुत जरूरी था। एग्रेसिव होना, भारत का आक्रामक होना बहुत जरूरी था। बख्शी साहब, आपके पास आऊंगा। लद्दाख की गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने हैं। पूरे एशिया में ये जगह सैन्य फ्लैश पॉइंट बना हुआ है, जैसा कि हम लगातार इस बारे में बात भी कर रहे हैं। विस्तारवादी मानसिकता को संजोने वाला चीन जानबूझकर बॉर्डर पर उलझता है, लेकिन इस बार भारत ने भी जोरदार जवाब देने की तैयारी कर रखी है। इस बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर शांति बहाली के लिए भारत और चीन के बीच कमांडर स्तर की बातचीत भी हुई है, जो कि थोड़ी सफल होती भी दिखाई दे रही है। एक रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे। भारतीय सैनिक अब LAC पर चीन की किसी भी करतूत से निपटने के लिए फायरिंग कर सकते हैं। सरकार ने सेना को LAC पर हथियार चलाने और गोलीबारी करने की छूट दे दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में हुई सेना के सीनियर अधिकारियों की बैठक में लिए गए इस फैसले के साथ ही दोनों देशों के बीच दशकों पुरानी वो संधि भी खत्म हो गई है, जिसमें टकराव की स्थिति में दोनों ओर के सैनिकों को फायर आर्म्स के इस्तेमाल की अनुमति नहीं थी। दरअसल 1996 में भारत और चीन ने सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए मिलिट्री फील्ड में संधि की थी। इसके तहत दोनों देशों के सैनिकों को LAC के 2 किलोमीटर के दायरे में किसी भी तरह की फायरिंग और गोलीबारी पर रोक थी। लेकिन 15 और 16 जून की रात जिस तरह चीनी सेना ने गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों की पेट्रोलिंग पार्टी को बंधक बनाकर उन्हें छल और धोखे से मार डाला, उससे इस संधि को पलटना बेहद जरूरी हो गया था। इसके साथ ही सरकार ने पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना से जारी तनाव के बीच तीनों सेनाओं को घातक हथियार और गोला बारूद की खरीद के लिए 500 करोड़ के इमरजेंसी फंड को मंजूरी भी दी है।
अब तीनों सेनाएं जरूरत के मुताबिक इस फंड से बिना किसी औपचारिकता के हथियार खरीद सकेंगी। इस बीच 3,488 किलोमीटर चीन बॉर्डर पर जमीन से लेकर आसमान तक पहरा कड़ा कर दिया गया है। पूर्वी लद्दाख, अरुणाचल, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में एलएसी के आसपास के सभी संवेदनशील एरिया में सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। रक्षा मामलों से जुड़े एक्सपर्ट भी मानते हैं कि गलवान घाटी में 20 भारतीय जवानों के शहीद होने के बाद स्थिति काफी तनावपूर्ण है। हालात ऐसे हैं कि कभी भी दोनों देशों की सेना आमने सामने आ सकती है। The tense situation with both Chinese and Indian armies have moved up. Indian Air Force is busy flying. A PATI of the Indian Navy has also been doing electronic SIG intelligence for the army. That is a tense situation along the line of actual control as the two commanders meet. फिलहाल गलवान घाटी में भारतीय सेना भी पूरी तरह सतर्क है। थल और वायु सेना दोनों हाई अलर्ट पर हैं। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस के लिए रवाना हो चुके हैं। माना जा रहा है कि अपने 3 दिनों के दौरे में वो जल्द से जल्द भारत को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी करने की मांग कर सकते हैं। यह मिसाइल सिस्टम को जमीन से हवा में मार करने वाला दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार माना जाता है। ये एयरक्राफ्ट क्रूज मिसाइल और यहाँ तक कि परमाणु मिसाइल को 400 किलोमीटर पहले ही नष्ट कर सकता है। युद्ध की स्थिति में चीन भले ही 1962 को दोहराने का दावा कर रहा हो, लेकिन इस बार भारत ने चीन को धूल चटाने की तैयारी कर रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समय। अगर बात मरने मारने की आ जाए, अगर बात जान पर बन आए, अगर चाइनीज आपको इस तरीके से हथियारों के साथ घेर लें तो आप गोली चलाएंगे। ये सेना को छूट दी गई है। चर्चा इसी से शुरू करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। रविंद्र सचदेव, विनोद दत्ता साहब, बख्शी साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे, पंकज भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे। ड्रैगन की घेराबंदी सटीक नाम है और कहीं ना कहीं ये घेराबंदी अब काम करती दिखाई दे रही है। हमारे साथ एक बख्शी साहब मौजूद हैं। बख्शी साहब, अगर हालात बिगड़ते हैं तो गोली चलाने की छूट, कितना मॉरल अप होगा आर्मी का? और चाइनीज आर्मी या चाइनीज सरकार या ग्लोबल टाइम्स इसको देख के काफ़ी बिफरा हुआ है, गीदड़ भपकियाँ दे रहा है कि हार का सामना करना पड़ेगा, अमेरिका रशिया भी काम नहीं आएंगे। ये स्ट्रेटेजी कितनी सफल? देखिए, ये कोई बहुत नई चीज नहीं है। इस स्थिति में हम लोग अपनी अलर्टनेस, क्योंकि उसने भी अपने पीछे टैंक्स वगैरह दिखाने की कोशिश की है और कुछ कंसंट्रेशन दिखाने की शुरू की है। और हमारा जो है, हम हर साल एक ऑपरेशन अलर्ट करते हैं जिसमें कि हमारे ट्रूप्स जो हैं आगे बंकर्स में जाते हैं, अमूमन वहां पर नहीं रहते हैं, और उसको साफ सफाई करते हैं, अपनी फील्ड ऑफ फायर देखते हैं कि भाई हमको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, अपना सही कम्युनिकेशन को टेस्ट करते हैं, अपनी फायरिंग के रेंजेस को देखते हैं, वगैरह वगैरह, पूरा गश्त लगाते हैं आपस में। तो पूरा रिहर्सल सा होता है, उसको हम लोग ऑपरेशन अलर्ट बोलते हैं। अगर जो वही हम एक समय पे करते हैं, कैंपेन सीजन कहते हैं उसको, तो अगर जो इस स्थिति में, जबकि एक थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट करना है अपना एग्रेसिवनेस और अपना एक जवाब देना है, और हम अपने इलाके में कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं जो हर साल करते हैं, अगर जो हम उसको कोऑर्डिनेटेड वे में अभी करेंगे तो इसमें कोई किसी को आपत्ति भी नहीं हो सकती। हम अपना एग्रेसिव स्टैंड भी दिखा सकते हैं, आर्मी का मोराल भी उठ सकता है और पूरे देश का मोराल अच्छा हो जाता है। तो ये जो कार्रवाई है ये होनी है और होएगी, इससे लड़ाई से कोई ताल्लुक नहीं लेना। उससे ये भी है कि हम अलर्ट रह सकते हैं और शो कर सकते हैं, बता सकते हैं कि भाई हम अलर्ट हैं, तुम कुछ करना चाहोगे तो तुमको मुंह की खानी पड़ेगी।
दत्ता साहब, तो अगर इस तरह जी दत्ता साहब आपके पास आता हूं, अगर चीन की ये रणनीति थी कि भारत को आंख दिखाई जाएगी, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को दबाव में आके रोकना पड़ जाएगा, यहाँ पर उसके सैनिकों को पीछे धकेल देंगे, कुछ ज़मीन पर कब्जा करेंगे, जो लोगों के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चीन की खराब छवि हो रही है उससे कहीं ना कहीं ध्यान भटकाया जा सकेगा, यही रणनीति थी, लेकिन ये रणनीति उल्टी पड़ गई। जी बिल्कुल, कभी चीन ने सोचा नहीं था कि ये दिन भी देखना पड़ेगा। और आप ये देखिए कि जब डोकलाम हुआ उससे करीब 1 महीने पहले करीब 30 देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष थे उनको बुलाया गया चीन में, और उनको जो BRI प्रोजेक्ट है चीन का उसके बारे में ब्रीफ किया गया। और वो प्रोजेक्ट कुछ नहीं था, इट वाज जस्ट प्रोजेक्शन ऑफ पावर बाय चाइना। भारत ने उसका विरोध किया, भारत ने उसके खिलाफ आवाज उठाई, तो चीन को वो गवारा नहीं था और चीन ने आपको तोहफे के तौर पे डोकलाम दिया। इसी तरह क्योंकि हमारी जो प्रेजेंस है या ये जो गालवान घाटी में जो इंट्रूजन हुआ है ये एक सोची समझी रणनीति के तहत हुआ है। इसके ऑर्डर CPC से आए हैं या ऊपर से आए हैं, ये कोई लोकल एक्शन नहीं है जी। क्योंकि वो ये चाहता है कि अगर उसका वर्चस्व इस घाटी में रहे या वो जो हाइट्स है उनको रिटेन करके रखता है, तो वो जो दौलत बेग ओल्डी है या जो काराकोरम पास तक का जो एरिया है वहां तक अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा सकता है और उसको सक्शगाम वैली से जोड़ सकता है जो पाकिस्तान ने चाइना को सीड कर दी थी। लेकिन उसके मंसूबे कामयाब होते नहीं दिखाई दे रहे। पंकज, इंडियन एयरफोर्स चीफ भदौरिया साहब का दौरा, उसके बाद इंडियन आर्मी चीफ नरवणे साहब का दौरा, प्रधानमंत्री पहले कह चुके हैं कि कोई किसी मुगालते में ना रहे, कोई शक ना पाले, भारत की 1 इंच भी ज़मीन इधर उधर हुई तो उसका हिसाब किताब हम कर लेंगे। ये कहीं ना कहीं ये सारे फैक्ट्स ऐसे थे जिसने कहीं ना कहीं चीन को बैकफुट पर जाने पर मजबूर किया। देखिए भूपेश, इसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव में अगर देखें, अगर बहुत सारी चीज़ें जो घटना घटी है उसको हम एक साथ जोड़ करके देखें तो हमें ये समझ में आता है कि भारत ने किस तरह से डिप्लोमेटिक लेवल पर, क्योंकि अगर अभी रक्षा मंत्री रूस पहुंचे हुए हैं और वहां पर जिस तरह से रसिया से इनकी बातचीत चल रही है, रसिया और भारत के भी बड़े गहरे रिश्ते हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री का इस तरह का बयान, जिसकी अपोजिशन पार्टी ने जिसको क्रिटिसाइज भी किया कि हम अपने सेना के पीछे पूरी तरह से खड़े हैं और गलवान घाटी का 1 भी इंच किसी दूसरे के हिस्से में नहीं है, और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने भी अपनी सेना को जिस तरह का समर्थन दिया और पूरे देश का समर्थन देखा, तो जाहिर तौर पर जो देश के मुखिया हैं सेना के, और उनका आज वहां पर पहुंचने का सीधा मतलब है कि वो अपने देश के सैनिकों का मनोबल पूरी तरह से ऊंचा रखना चाहते हैं, हाई रखना चाहते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि पिछले 2 दिनों से जो सेना प्रमुख हैं वो लगातार, चाहे हिमाचल हो, चाहे लद्दाख हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, जहां जहां से हमारी सीमाएं चीन की सीमाएं से मिलती हैं, वहां सभी के जो कमांडर लेवल के ऑफिसर हैं उनसे लगातार बातचीत कर रहे हैं। तो आज लद्दाख जाने का साफ मतलब है कि जो सैनिक वहां पर घायल हुए हैं, जिन्हें चोटें आई हैं, उनका पूरे तरीके से मनोबल बढ़ाया जाए और जो LAC पर क्या घटनाएं घट रही है जमीन पर जाकर के उसका सही आकलन किया जाए और अपने सेना का पूरी तरह से मनोबल ऊंचा रखा जाए। यही कोशिश सेना प्रमुख आज कर रहा है। आता हूं, रविंद्र सचदेव हमारे साथ मौजूद है। रविंद्र, हाल ही में चाइना ने रशिया पर खुफिया जानकारी चुराने का आरोप भी लगाया था और साथ ही साथ इसी वजह से पुराने दोस्त भारत को लेकर रशिया एक्टिव दिखाई दे रहा है, या इसके पीछे और भी कोई वजह देखते हैं आप? और इंडिया के सपोर्ट में कितना रशिया दिखाई देता है? देखिए, ये ट्रायंगल चल रहा है बाय द वे, रशिया, चाइना, इंडिया को, और बाय द वे यही वो डिस्कशन भी है आज RIC। रशिया का एक मूल इंटरेस्ट ये है कि जितना हो सके अमेरिका को एशियन कॉन्टिनेंट से बाहर रखा जाए, राइट। अब अगर भारत और चीन के टेंशंस बढ़ती हैं तो इसका ऑब्वियसली सभी अटकलें लगा रहे हैं और चांस ज्यादा बढ़ रहा है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते स्ट्रॉन्गर होते जाएंगे हमारे, क्योंकि अ फ्रेंड इज अ फ्रेंड इंडीड। तो रशिया का जबकि इंटरेस्ट है कि, और रशिया की अपनी राइवलरी है अमेरिका से,
फिलहाल के लिए रशिया और चाइना एक साथ चल रहे हैं और रशिया एक तरह का कुछ हद तक थोड़ा जूनियर पार्टनर सा बनता भी जा रहा है चाइना का। बट रशिया अपनी हिस्ट्री और अपनी डेस्टिनी अलग भी देखता है। तो आई थिंक रशिया एक तरह से ब्रोकर करना चाहेगा, जिसे कहते हैं रियली ब्रोकर करना चाहेगा चाइना और इंडिया के बीच में, क्योंकि रशिया के इंटरेस्ट में ये नहीं है कि चाइना और इंडिया की ज्यादा टेंशन बढ़ती जाए और इतनी बढ़े कि इंडिया काफी हद तक स्ट्रांगली अमेरिका के साथ अलाइन हो जाए, अमेरिकन मिलिट्री के साथ। देखिए, क्योंकि रशिया हमें भी तो मिलिट्री सामान बेचता है, इनफैक्ट S-400 का भी चल रहा है, तो रशिया की हम मिलिट्री मार्केट है। भारत अगर अमेरिका की तरफ ज्यादा टिल्ट हुआ, और अमेरिका तो ऑलरेडी कह रहा है इंडिया से कि आप रशिया से खरीदना बंद करो क्योंकि रशिया इज अंडर सैंक्शंस। इनफैक्ट S-400 जो हम अभी ले रहे हैं, अमेरिका से हमने बड़ा लड़ के एक्सेप्शनल केस बना करके वेवर लिया है कि हमें ये खरीदने दीजिए S-400, राइट। तो रशिया का तो ये इंटरेस्ट होगा एक तरह से कि यहाँ पर चाइना और इंडिया के जो भी हो, तो चलिए फर्क ज्यादा नहीं पड़ता, पर इतना हो कि इंडिया अमेरिका की तरफ ना ज्यादा चला जाए। अब जहां तक बात है चीन की, मेरे विचार से अभी भी मैं सोचता हूं चीन ने एक कैलकुलेटेड रिस्क लिया है। चीन भी देखिए, वहां भी अक्लमंद इंसान बैठे हैं, स्ट्रैटेजिस्ट बैठे हैं, उनको भी पता है अगर हमने 10 देशों के साथ एक एक करके पुश किया तो सारे उबल जाएंगे। या तो चाइना इतना एरोगेंट है और इतना कॉन्फिडेंट है अपनी पावर में, और ये सोचता है कि मैं एक एक के साथ अलग अलग डील कर लूंगा। ये हो सकता है, डेफिनेटली कर लूंगा। अब जैसे बात होती है ना, लकड़ी होती है, एक एक लकड़ी अलग अलग तो तोड़ लो, बट लकड़ी की अगर गट्ठी बन जाती है तो तोड़ी नहीं जाती। तो कुछ हद तक ये माहौल इस समय अब वैसा चाइना को फेस करने को भी मिल रहा है। बख्शी साहब, जिस तरीके का रिएक्ट इंडिया से सोच रहा था चाइना, उससे उलट उसका रिएक्ट दिखाई दिया है इंडिया का। लेकिन कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर लड़ाई की बात करें तो क्या आप अभी भी वॉर के बादल छटते हुए देख रहे हैं, या ऐसी आशंका बनी है कि अभी स्मॉल वॉर हो सकती है या ऐसी घटनाएं दोबारा हो सकती हैं? नहीं, मेरे अनुमान में ये संभव नहीं है इस समय लड़ाई का। देखिए, चाइना भी इंटरेस्टेड नहीं है इस समय वॉर में, और उसका ध्येय कहीं और है। और जहां तक रविंद्र जी ने बताया, बहुत सही बताया, रशिया, एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा कि रशिया को कि जो हम लोग जो परचेजेस कर रहे हैं, जैसे MiG-29 के लिए, सुखोई के लिए, S-400 के लिए, तो देखिए बेसिकली ये एक व्यापार भी है और रशिया को बहुत जरूरत है इस समय खरीदारों की। और जहां तक वेवर की बात है, सही बताया आपने कि अमेरिका ने हमारे पर लगा रखा है कि भाई आप मत लीजिए, लेकिन अगर केस बाय केस आप वेवर ले सकते हैं, और वो देंगे, क्योंकि ये भी एक अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि अमेरिका भी अपनी लॉ के हिसाब से बंधा हुआ है। तो जहां तक ये जो एक्विजिशन है, ये लॉन्ग टर्म एक्विजिशन है, इसमें कोई अभी फिलहाल की जो प्रॉब्लम है उससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन ये है कि मध्यस्थता का रोल ऑफर करने का जो प्रस्ताव है वो यही है कि किसी तरह इंडिया को हम अपने साथ रखें या हमारे खेमे में रहे और अमेरिका को बाहर रखें। और जहां तक आपने पूछा लड़ाई की बात है, वो इस समय मेरे अनुमान से बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताऊं, कई एक इंटरेस्टिंग फेक बताता हूँ। डोकलाम में मैं था 1996 में, तो इसी तरह एक पेट्रोल आ गया हमारे यहाँ, तो हमको आगे से खबर आई कि साहब ये ऐसे ऐसे है, पेट्रोल आ रहे हैं, हम उनको बता रहे हैं, वो वापस नहीं जा रहे, क्योंकि उस लेवल के ऊपर समझ नहीं होती, एक भाषा का प्रॉब्लम होता है। फिर हम वहां पर पहुंचे, करीब हमको 4 घंटे लगे, पैदल वहां पहुंचे, उनको बुलाया, हमने कहा क्या तकलीफ है आपको? उन्होंने कुछ बताया, वो टूटी फूटी इंग्लिश जोड़ जाड़ के हम लोगों ने समझाया उनको कि देखो ये तुम्हारा इलाका नहीं है। वो कहते नहीं, हमारे कमांडर ने बताया कि यहाँ पे जा सकते हैं। हमने कहा जाके वापस कमांडर को बताओ कि अगर उसको शक है तो हमारे पास आ जाए। ऐसे तार के आर पार हम लोग बैठे थे और उनको चाय पिलाई, वापस दे दिया। तो ये पंकज, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बड़ा इशू है। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो सड़कें लगातार बनती जा रही हैं, पुल लगातार बनते जा रहे हैं। ये भी एक चीन की बौखलाहट है कि लद्दाख में जहां उसके टैंक उतर जाते थे, जहां उसके फाइटर्स प्लेन उतर जाते थे, वहां तक भारत ने भी रोड बना ली है। हरक्यूलिस वहां पर उतर रहा है, टैंक्स वहां पर पहुंच रहे हैं, मशीन गन और असला आसानी से वहां पर पहुंच रहा है, और एयरलिफ्ट किया जा सकता है किसी भी इमरजेंसी में किसी भी सैनिक को या सैनिकों की टुकड़ी को। जाहिर तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर तो वहाँ एक बहुत बड़ा मुद्दा है। चीन एक्सपेक्ट नहीं करता था, लेकिन पिछले 6 साल में जिस तरह से मैसिव लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर की वहाँ पर बनाया गया, जिस तरह से जो अपना सैनिक है उसको
साजो सज्जा से तैयार किया गया। चीन के लिए ये बहुत बड़ा कंसर्न है। लेकिन भूपेश, मैं अपने फॉरेन एक्सपर्ट रविंद्र सचदेव हैं, मैं उनसे एक बात समझना चाहूँगा। ये जो क्वाड का फॉर्मेशन है जिसमें कुछ कंट्रीज हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो रियल बोन ऑफ कंटेंशन है चाइना और तमाम विदेशी मुल्क हैं, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो जापान है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, और अभी जो 2019 की मीटिंग हुई थी उसमें साउथ कोरिया को भी बुलाया गया था, उसमें वियतनाम भी आया था। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि असली लड़ाई तो साउथ चाइना सी में है, क्योंकि वो भारत का भी पारंपरिक रूट रहा है ट्रेड के लिए। वहां पर जिस तरह से चाइना जितना एग्रेसिव है और अमेरिका लगातार उस पर नजर बनाए हुए है, वियतनाम ने यूनाइटेड नेशन में उसका कंप्लेन भी किया है। तो क्या आपको लगता है कि ये क्वाड का फॉर्मेशन महज कुछ देशों का ग्रुप है जो कोविड जैसी चीजों के लिए एक साथ हुए हैं, वो साउथ चाइना सी के लिए एक साथ नहीं हुए? ग्रेट क्वेश्चन। देखिए, क्वाड का प्रश्न जैसे आप सब जानते हैं काफी समय से चल रहा है, तो 8-10 सालों से चल रहा है कि अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान, पहले ये बात हो रही थी कि ये 4 देश मिलकर के नेवी एक्सरसाइजेस करें ताकि साउथ चाइना में थोड़ा चाइना का प्रेशर पीछे फेंका जाए। चलता है, तो कई बार जैसे पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया, जापान नहीं कर रहा था, ये चल रहा था। बट ये यू आर राइट, आई थिंक ये कोविड के बाद ये मामला क्वाड में कुछ जान फिर से आई है। इससे पहले तो क्वाड एक विशी वॉशी एक साथ चल रहा था, हाँ करेंगे, बट कोई इसमें रियल पंच नहीं था। पर मेरे ख्याल से कोविड के बाद और चाइना का ये जो साउथ चाइना में सारे देशों के साथ, फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम के साथ तो है ही है, औरों के साथ जो पुश करना। और एक चीज और हुई इसी दौरान, जैसे आपके दर्शक जानते होंगे, आप जानते हैं ऑफ कोर्स, कि चाइना ने इस एरिया में कुछ आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना दिए हैं, जो कि जैसे मानिए फिलीपींस से 100 किलोमीटर दूर है समुद्र में, नीचे कोई वोल्केनो होता है, उसको पक्का वक्का करके उसके ऊपर अपना एयरबेस और मिसाइल बैटरी और रडार रखने का सिचुएशन बना लिया है जी। तो इस तरह की जो चीजें हुई चाइना के जरिए, आर्टिफिशियल आइलैंड्स अपने बेसिस एक्सपैंड करना, छोटे देशों मलेशिया, फिलीपींस वगैरह को ज्यादा धमकाना, और कोविड का किस्सा होना, और ऑस्ट्रेलिया और चाइना के आपस में टेंशन बढ़ना, इन सब के चलते आई थिंक क्वाड की जो बात है अब ज्यादा फिर से इंपॉर्टेंस में, ये मैरीटाइम को लेकर के हमें ज्यादा एक्टिव होना है। जापान भी होगा, जब मैं पहले कह रहा था कि जापान पीछे हटता है, जापान कुछ होगा, पर फिर भी जापान मेरे ख्याल से इसमें वैसे ही जापानीज पॉलिसी या आप देखते हैं जापान बड़ा स्लोली चेंज करता है अपनी चीजों को, अपनी जो भी वो एक्शन है। दत्ता साहब, सूत्र ये भी बता रहे हैं, इंफॉर्मेशन ये भी आ रही है कि पूर्वी लद्दाख से सैनिकों को हटाने के तौर तरीके को आखिरी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, अंतिम प्रक्रिया में है वो, और वहीं पर पूरा सेंट्रिक कर दिया गया है। बातचीत के दौरान भारत की ओर से साफ किया गया है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जैसी स्थिति 5 मई से पहले थी वैसी होनी चाहिए। क्या हो पाएगा ये, या चाइना इस पर अड़ जाएगा? हाँ बिल्कुल नहीं, देखिए उम्मीद की जाती है और ये तवक्को की जा रही है कि चाइना, क्योंकि इस तरह का प्रेशर है उसके ऊपर, मुझे नहीं लगता इस बार वो पीछे हटेगा। और ये एक कैलिब्रेटेड तरीके से दोनों ट्रुप्स का जो डिसएंगेजमेंट है दोनों कंट्रीज़ का वो होगा। लेकिन ये है कि चाइना की बातों पे यकीन कम किया जाता है, क्योंकि बगावत, बदतमीज़ी और इस तरह की जो चीटिंग की जो उसकी मंशा रहती है वो जग जाहिर है। तो मेरा पूरा यकीन है कि जिस तरह का इंटरनेशनल प्रेशर है और जिस तरह का, देखिए जो बाकी कंट्रीज़ वगैरह भी हैं, क्योंकि चीन ने काफ़ी साइकोलॉजिकल प्रेशर डाला था। आपने देखिए नेपाल को उसने बरगला दिया था। नेपाल जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहा है, उसे पता ही नहीं कि वो क्या बोल रहा है। पाकिस्तान तो खैर उसका अपना ही स्टूज है और अपनी एक जागीर कहिए। और बांग्लादेश में 1 जुलाई से उसने इतने इंपोर्ट जो लार्जेस्ट या जो इंपोर्ट ड्यूटीज़ कम कर दी हैं। एक 100 किलोमीटर की जो सड़क है जो आपकी हिल्ली, बोगरा और पलाश बाड़ी तक जाती है, तो इस तरह का वो एक माहौल क्रिएट कर रहा है। क्योंकि
चीन चाइना के साथ जो जानता है- तनाव है वो खत्म कर लिए जाएं, वो कम कर लिए जाएं। पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल को तो खैर निपटा लिया जाएगा। आऊंगा आपके पास दत्ता साहब, पंकज भी हमारे सहयोगी हैं, वो भी आपसे सवाल करना चाहते हैं, लेकिन इस बीच एक रिपोर्ट देखते हैं। डोकलाम विवाद के बाद से ही चीन भारत बॉर्डर पर तनातनी का माहौल बना हुआ है। वहीं जब मोदी सरकार पार्ट 2 में जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग कर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तो इसमें अक्साई चीन को भी शामिल करने की बात थी। संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने कही थी। चीन बौखला गया था और आज जो कुछ भी लद्दाख में इंडो चाइना बॉर्डर पर तनातनी का माहौल है वो इसी की परिणति है। यह रिपोर्ट देखिए, आप समझ जाएंगे। डोकलाम विवाद के बाद से ही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर हमेशा ही भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने वाले हालात में रही हैं। डोकलाम के पहले भी 2013 और 2014 में चुमर में हाथापाई और पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आई थीं। इस साल अप्रैल से ही लद्दाख बॉर्डर पर चीन के सैनिक टुकड़ियों और सैन्य साजो सामान के साथ डटे हैं। इसके बाद से मई में सीमा पर चीनी सैनिकों की गतिविधियां तेज हो गईं और चीन के सैनिकों को लद्दाख में सीमा का निर्धारण करने वाली पैंगोंग झील में गश्त करते देखे जाने की बातें सामने आईं। विवाद की गंभीरता के चलते कुछ दिन पहले सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने सीमा का दौरा भी किया। चीन की ओर से उकसावे की इस कार्रवाई की वजह जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को खत्म करना भी माना जा रहा है। भारत ने धारा 370 को खत्म कर 2 नए केंद्र शासित प्रदेशों के नक्शे जारी किए तो चीन इस बात से परेशान हो गया कि लद्दाख के भारतीय क्षेत्र में अक्साई चिन्ह भी शामिल है। तनाव की बड़ी वजह पिछले कुछ सालों में भारतीय बॉर्डर के इलाकों में तेज होता निर्माण कार्य भी है। भारत द्वारा दुर्गम और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हवाई पट्टी और अन्य सामरिक निर्माण भी चीन की आंखों में खटक रहे हैं। पूर्वी लद्दाख स्थित गलवान घाटी इसलिए हॉटस्पॉट बनी है क्योंकि यहीं पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास भारत ने श्योक नदी से दौलत बेग ओल्डी तक एक सड़क का निर्माण कर लिया है। गलवान वैली जो एक अनडिस्प्यूटेड स्पॉट था, गलवान वैली डिस्प्यूटेड स्पॉट में नहीं था, ये लद्दाख के उन 13 डिस्प्यूटेड स्पॉट में से नहीं था, लेकिन इसमें वो लोग घुस आए सिर्फ इस वजह से कि हमने जो दौलत बेग ओल्डी तक 255 किलोमीटर की सड़क बनाई है उसके ऊपर हमारी गतिविधियों को रोक सकें। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई के नियमों में बदलाव के भारत के फैसले से भी चीन परेशान है। चीन के सेंट्रल बैंक पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना की ओर से भारत के सबसे बड़े निजी बैंक एचडीएफसी के 1.75 करोड़ शेयरों को खरीदने के बाद से भारत सरकार ने ये कदम उठाया था। अब किसी भारतीय कंपनी में विदेशी निवेश या अधिग्रहण से पहले सरकारी इजाजत लेना जरूरी है। दरअसल भारतीय बाजार में चीन एक बड़ा हिस्सा रखता है और भारत के इस फैसले से चीन की आक्रामक आर्थिक नीति पर सबसे ज्यादा असर हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समय। प्रोग्राम को खत्म करने का वक्त है। ए.के. बख्शी साहब डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। चलते चलते उनका लास्ट रिएक्शन। बख्शी साहब, ये हो सकता है कि सैन्य वार्ता में दोनों देश इस बात पर राजी हो जाएं कि अपने अपने सैनिकों को 5 जून की स्थिति में ले आया जाए। चीन भी कह देगा कि ठीक है, हमारे सैनिक पीछे आएंगे। अगर भारत के सैनिक पीछे आएंगे, दोनों सेनाओं के बीच में अगर ये बात बन जाती है तो इसको कितने दिनों तक टाला माना जाए, क्योंकि चीन का कोई भरोसा नहीं है। 15 दिन, 1 महीने के बाद फिर से कोई घाटी, फिर से कोई दर्रा, फिर से कहीं आमने सामने और फिर ऐसी स्थिति। देखिए, अभी जो बातचीत होगी इसमें एकदम स्पष्ट किया जाएगा कि कब हमने मूव करना है, कब तक ये स्थिति हमको अचीव करनी है। इसकी रिपोर्टिंग होगी, मैपिंग होगी, सब कुछ होगा इस इलाके का, और ये जो लोकल इशू है इसको सॉल्व किया जाएगा। और जहां तक आपने बताया कि फिर से कहीं ना दोबारा करे, ये आप देख लीजिए किस तरह से चूमर हुआ, डोकलाम हुआ, उसके पहले सोनदरुंग हुआ, तो ये बहुत सालों दर साल बाद आते हैं मौके। तो हमें और फिर जैसा जवाब दिया है अभी उनको मिला है, तो मेरे अनुमान से ये संभावना दोबारा नहीं होगी। हाँ, ये बात जरूर है कि हम जितना अपना अक्साई चीन के ऊपर स्ट्रेस देंगे तो डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर और पॉलिटिकल लेवल के ऊपर होगा, लेकिन फिजिकली मिलिट्री एक्शन जो है मुझे नहीं लगता कि हाल में या नियर फ्यूचर में होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बख्शी साहब आपका, विनोद दत्ता साहब आपका, रविंद्र सचदेव आपका, पंकज आपका भी बहुत शुक्रिया।
तो कहीं ना कहीं भारत जितना एग्रेसिव रहा, भारत की जितनी आक्रामकता रही है, वो कहीं ना कहीं काम आई और पूरी रणनीति में भारत चीन को पीछे धकेलने में कहीं ना कहीं कामयाब रहा है। अगर बातचीत चल रही है और चीन सेना अपने सैनिकों को पीछे हटाने पर राजी हो जाती है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा न्यूज़ नेटवर्क के साथ। इजाजत सहारा।